आई थिंक सो वो साल था जो साल में हमने कुछ तकरीबन 350 450 के अराउंड वेबसाइट विद इन अ ईयर निकाले। डे वन से ये सोचा था कि कंपनी नहीं बंद करेंगे, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं देंगे लॉकडाउन की, देख लेंगे कुछ करना है। हम इतने ज्यादा एक्सपांड कर गए वो 1-1.5 साल में। वी गॉट ट्रिपल्ड इन रेवेन्यू, इन टीम साइज, इन एवरीथिंग। दैट्स द ओनली रीजन आप मैकडोनल्ड बड़ा होता देखोगे, डोमिनोज बड़ा होता देखोगे, पिज्जा हट बड़ा होता देखोगे, बट आप एक इंडियन लोकल ब्रांड को बड़ा होता नहीं देखोगे। Hi Rohan, thank you so much for being here, and I was looking forward to have this conversation for a very long time now. So thank you for being here. So you started Pasai in Vento in 2015 with a core interest in creativity. Yeah. I think you're very passionate about creativity. Yeah. So because we are going to speak a lot about creativity today, I would like to understand what is creativity for you as a person and a founder. For me, creativity is very simple. हमारी ना कंपनी की टैगलाइन है, वन इज सहज, सोपा एंड सुंदर। हिंदी में ऐसे बोला जाए तो जो सहज होता है, जो इजी है, आसान है, सोपा मतलब, और सुंदर मतलब जो सुंदर दिखता है। क्रिएटिविटी इतनी ही बहुत इजी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी जो हम बोलते हैं, आई एम नॉट इन टॉकिंग इन अ सेंस ऑफ कोई चित्र या कोई डांस फॉर्म या कोई म्यूजिक। बहुत सिंपल चीजों में क्रिएटिविटी आती है। कोई अलग तरीके से कुछ चीज बेच पाता है, कोई अलग तरीके से कोई कार में कोई फंक्शन लाता है, तो दैट इज अ क्रिएटिविटी। और जो बहुत इजी हो, आसान हो समझने के लिए, करने के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत सोफिस्टिकेशन में चले, वो चीज को क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं तोलता हूँ कि दैट इज अ क्रिएटिविटी फॉर मी। ओके, ग्रेट। सो आप हमेशा पैशनेट थे अबाउट क्रिएटिविटी। ऐसा कौन सा पॉइंट था आपके लाइफ में जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे बिजनेस करना है और मुझे इसी कोर वैल्यू को लेकर करना है? नहीं, मेरा थोड़ा सिनेरियो अलग था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। बचपन से आई वाज मोर ड्रॉन इनटू थिएटर्स। प्लीज करता था, एक्टिंग करता था, लिखता था कुछ चीजों को, तो वो एक एंगल बचपन से था। बट एक नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, आप 12 साइंस करो, बाद में इंजीनियरिंग करो, फिर जिंदगी में जो करना है वाला करो, वो जो लॉजिक है उसमें मैकेनिकल में चला गया। 8 साल लगे मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, और इवेंचुअली फिर ऐसा हुआ कि कोई कंपनी मुझे लेने नहीं वाली थी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, तो इवेंचुअली मैंने कंपनी चालू कर दी। दैट वाज द इजीएस्ट आंसर आई एवर गिवन। एक रहता है, आई वाज वर्किंग विद स्टोन क्रशर कंपनी, मैं उनके लिए काम करता था। तो वहां पे काम करते वक्त मुझे एक पता चला कि मुझे मैकेनिकल या फिर फैक्ट्री वाला काम नहीं करना है। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और पैसे मिल जाएंगे बट शायद से मैं 8 या 10 साल में बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा जिंदगी से। और वो टाइम पे इवेंचुअली थिएटर और ये सब चीजें दिमाग में थी, बट एक ऐसा सोल्यूशन देखना था, एक ऐसा इस टाइप का बिजनेस देखना था जहां पे कुछ पैसा भी मिले। सो इवेंचुअली मैं क्रिएटिव था, बट एडवर्टाइजिंग को वहां से ड्रॉन हुआ। सो जैसे आपने बोला कि आप एडवर्टाइजमेंट में क्यों आए, सो व्हाट वाज द रीजन कि आपने सो बेसिकली पसाई इन्वेंटो की शुरुआत हुई थी एक ऑडियो विजुअल कंपनी की तरह। हम रेडियोज के लिए कुछ शोज बना रहे थे, आकाशवाणी के लिए। तो उससे ये चालू हुआ, मेरे दोस्त के साथ मैंने ये चालू किया था। एक्चुअली उसी दौरान हम एक दूसरे क्लाइंट से मिले जिन्होंने हमें बताया कि आप वीडियोस बनाओ, मुझे यूट्यूब पे डालने। एंड वो टाइम पे ना टीवीएफ और ये अपना तन्मय भट्ट का कौन सा चैनल था यार, वो AIB, वो नए आए थे, और उन्होंने क्विकर के साथ एक मोबाइल बेचने वाला एक स्किट बनाया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो मार्केट में आई थी 2014-15 के अराउंड। और वो हमने हमारे क्लाइंट को दिखाया कि इस टाइप के वीडियोस हम बना सकते हैं, हम यूट्यूब पे डालेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। दैट वाज आवर फर्स्ट जॉब जो क्लाइंट ने हमें दिया। वो एक स्टार्टअप लेके आ रहे थे रिलेटेड टू रियल इस्टेट, और फिर वो बजटिंग वगैरह हुआ, हमने टीम इकट्ठा की, शूट किया। वो एक 2-3 महीने का पूरा प्रोसेस हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट वर्क जो पसाई ने पहले किया। इवेंचुअली सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लाइंट जब इन होता गया, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। किसी को लोगो चाहिए था, किसी को ब्रोशर बनाना था, किसी को कंपनी प्रोफाइल बनाने थे, एंड
बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि ये चीज होती क्या है। बहुत बार तो मुझे, और वो टाइम पे जो फ्रीलांसर्स मेरे साथ काम कर रहे थे, इवेंचुअली उन्होंने बहुत सी चीजें बताई कि ऐसा ऐसे होता है, इस टाइप से चलता है वगैरह। तो फॉर मी एडवर्टाइजिंग में मैं बहुत एक्सीडेंटली आया। मुझे जेन्युइनली पता नहीं था एडवर्टाइजिंग सेक्टर कैसे होता है, कैसे काम करता है। मैंने एमबीए किया नहीं था, या ना मैंने मास कॉम किया था, ना मैंने जेडी आर्ट वगैरह ऐसा कुछ किया है। बट इतना ही सिंपल था कि मैं कहानियां बता सकता था। मतलब थिएटर या फिल्म्स की वजह से मेरा वो एंगल बहुत स्ट्रांग था। मुझे पता था कि कौन सी कहानी पसंद आती है। तो वो कहानी बताते बताते प्रोडक्ट बेचने लगा, प्रोडक्ट्स की कहानी बताने लगा कि इस टाइप का प्रोडक्ट है तो इसको पसंद आएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट है तो ऐसा जाएगा। और वो लोगों को समझ रहा था जो मेरे क्लाइंट्स थे। इवेंचुअली जब मैं प्रमोट कर रहा था तो कस्टमर्स को भी तो वो समझ रहा था, और वैसे बना ये। सो आई वॉजंट, मतलब ये लर्नड चीजें नहीं है, या फिर मैंने किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाके इंटर्नशिप करके, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं सीखी। ये बहुत सारी चीजें मुझे क्लाइंट ने सिखाई कि उन्होंने बोला कि भरोसा रखा कि तू कर, तू जो बोल रहा है वो समझ आ रहा है, तू ट्राई कर, और चीजें बनती गई। राइट। सो जैसे आपने बोला कि आपने बहुत क्लाइंट का भी सुना, तो मेरा एक सवाल रहेगा कि व्हाट इज योर टेक ऑन क्रिएटिंग नीश? मतलब डू यू फील कि हम बहुत इनिशियली जब एक नीश फोकस्ड सर्विस स्टार्ट करते हैं तो वी डोंट हैव दैट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स यू व्यूइंग थिंग्स बेसिकली, और वो कहीं ना कहीं जाके हमारे रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट करती है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन क्रिएटिंग अ नीश? बहुत सिंपल है। पसाई इज स्टिल अ जर्नलिस्ट कंपनी। एक जनरल फिजिशियन रहता है, एक स्पेशलिस्ट एमडी रहता है। बहुत सी एजेंसीज, बहुत से डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हमेशा ट्राई करती है कि हम वो नीश करें। और कुछ लोग हैं जो सब काम करते हैं। अब सब काम करने के प्रोज है कौन से? सब आप जब काम करते हो तो हर किसी काम में आप परफेक्ट ही बन पाओगे इसकी गारंटी नहीं है। एवरी टाइम आप नया कुछ काम करने के लिए आओगे, उस टाइप का क्लाइंट आएगा तो आप गलती कर सकते हो, क्योंकि आपको उस टाइप के कस्टमर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये उसके है कॉन्स। बट प्रोज क्या है? एक, आपको हमेशा कुछ नया करने की चांस मिलता है। आप अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग व्यू दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिसोर्ट उसका ही मार्केटिंग कर रहा हूँ, या फैशन ब्रांड, तो मेरे दिमाग में एक सेट हो जाता है कि इतना ही वही चलता है। सो इफ यू लुक एट एडवर्टाइजिंग सिनारियोज, आप अगर मान लो लास्ट 10, 20, 30 साल वाले पुराने एडवर्टाइजिंग निकालो, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दोज एडवर्टाइजिंग जो कुछ अलग थे। हैप्पीडेंट फॉर एग्जाम्पल, तेरा तन रोशन तेरा मन रोशन, ये जहां रोशन वाला एड था, वो लोग स्माइल करते थे और ये होता था। वो क्यों चला? बिकॉज अब तक के च्युइंगम के एड कैसे थे? लड़की आई, लड़का आया, च्युइंगम डाला, हा किया, लड़की प्यार में पागल हो गई, यही चल रहा था। ये जो मलक्खम वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग था कि घर में लाइटिंग की तरह ये चमक रहा है। या फिर when that Cadbury ad came into the picture, that was something new। बहुत घरेलू टाइप के एड्स उस जमाने में होते थे, और ये कुछ विथ म्यूजिक आया, वो लड़की डांस कर रही है, और मतलब वो जो सिनारियो सब क्रिएट होता है ना, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। ये डिफरेंट कब, मेरे हिसाब से डिफरेंट कब तैयार होता है? जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, या फिर आप ये दिमाग लगाना बंद कर देते हो कि हाँ यही चलेगा वाला लॉजिक। सो आप जब जर्नलिस्ट फर्म हो कि आप सभी क्लाइंट्स कर रहे हो, अलग अलग सेक्टर्स के क्लाइंट कर रहे हो, तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर मैं नीश में अटक गया तो नीश का फायदा एक है, आपको ज्यादा कस्टमर मिलता है, झिकझिक कम होती है एज एन एजेंसी। आपको पता है सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तो आपके पास रिटेनर ज्यादा बढ़ेगा। बट एक मोमेंट के बाद आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, पॉइंट 1। सेकेंड, आपकी कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो एक मोमेंट के बाद बोर हो जाते हैं। बिकॉज यार मैं आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करता हूँ, मेरा हर कोई बंदा एक तो ग्राफिक डिजाइनर है, या फिर वो क्रिएटिव है बंदा पूरा, उसको मैं कॉन्स्टेंटली अगर एक ही टाइप का काम दूं तो वो बोर हो जाएगा, वो कंपनी छोड़ देगा। पर्सनली असाइनमेंट तो मैंने इसलिए बनाई है कि यहाँ पे क्रिएटिव लोग आते रहे, यहाँ पे क्रिएटिव लोगों को हमेशा
कुछ ना कुछ नया करने की चाह हो, उनको कुछ करने में एक्साइटमेंट है और उनको ये लगे कि यार हाँ मंडे मॉर्निंग ऑफिस है तो मुझे जाना है यार, या फिर 6:30 बजे अब मेरे को नहीं निकलना, मेरा बहुत काम बाकी है, मैं खत्म करके जाऊंगा यार, है ना, ठीक है। तो वो जो लॉजिक है वो कब तैयार होगा, जब वो कुछ नया ट्राई करेंगे एज एन आर्टिस्ट। नहीं तो वो वही वही करता रहेगा तो वो मर जाएगा अंदर से। हाँ सो तो वो है। एंड इफ यू लुक एट कौन से भी हमारे लोगों के साथ आप बात करो, यू विल ऑलवेज फाइंड द बैलेंस इन देम, कि उनको कुछ नया करने को मिल रहा है तो वो रुक रहे। सेकेंड थिंग, उनको वो जो कर रहे हैं उसमें ना एक एक पड़ा आगे आगे वो जा रहा है, एक कुछ अच्छा करके दे रहे, कुछ अच्छा करके दे रहे, कुछ अच्छा करके दे रहे, और उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। सो एज एन आर्टिस्ट वो जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन एजेंसी, और तुम्हें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। सो हम जब इनिशियली बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी बताई थी ऑफ यू हैव नॉट फायर्ड एनीवन, राइट? मतलब पीपल इवेंचुअली लीव। तो for any other company out there which has especially in the advertisement and marketing industry जहाँ पे retention rates skyrocket हो रहे हैं, of course. So how do you manage to create a culture like this? Of course there is by understanding what people you work with, जैसे आपने बोला कि I have artists working with me, but ये वाला philosophy के पीछे का क्या आपका concept है? It's not something कि जब मैंने बोला कि I haven't fired anyone yet, तो हाँ majorly I haven't fired anyone yet because ये हमेशा चलता है कि लास्ट मोमेंट तक वो बंदे के साथ हम काम करते रहे। अगर चीजें नहीं वर्कआउट हो रही तो उसके कुछ पर्सनल इशू रहेंगे, उसका कुछ मेंटल ब्लॉकेज रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा काम हो। अगर ये नहीं जम रहा तो उसको कुछ दूसरा देके ट्राई करके देखते हैं, वो जमेगा। ये नहीं जम रहा तो वो दूसरा कुछ वर्कआउट करते हैं, वो जमेगा। तो ये कॉन्स्टेंट हमारा चलता रहता है with all the people we have. So Pasai Invento नाम में ही जो हमने Invento जो नाम ये किया था, that people who like to create something coming together in a place. So day one से ही विजन था कि ये कंपनी लोगों से बनेगी, वो क्रिएटिव माइंड्स वाले लोगों से बनेगी, ये वाला लॉजिक था। तो इस टाइप के लोगों को छोड़ने का तो लॉजिक नहीं है, तो इनको सबसे ज्यादा चलाना पड़ता है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि the first person who joined my company is still with me and she's heading the team. There are people who are with me from last 7 years, 8 years. So we are 10 years old organization, and there are 4 or 5 people who are with us from last 8 years. So it is a big achievement मेरे हिसाब से, because company जब छोटी रहती है ना तो उसको छोड़ के जाने में बहुत सारे कारण रहते हैं कि आप बहुत सारे रीजंस की वजह से कंपनी छोड़ सकते हो। Eventually this podcast जो शूट करा है, that guy who joined recently, he was with us in our initial days. फिर वो एक उसके पसंदीदा चीज करने के लिए वो 4-5 साल गया, and then last year he came back and he said कि चलो मैं ये वीडियो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट पूरा हेड करूंगा। So for me that thing kept me going पूरे 10 साल की, यार नहीं मेरे बंदे मेरे साथ है, बाकी सब हो जाएगा। तो वो ही पूरा आइडियोलॉजी है कि लोगों के साथ काम करो, बिकॉज इट्स अ पीपल ड्रिवन कंपनी, कुछ नहीं कर सकते उसमें। मेरा जो बंदा जो ग्राफिक डिजाइनर या फिर मेरा क्रिएटिव हेड या फिर मेरा वीडियो वाला बंदा या फिर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बंदा, उसका दिमाग नहीं चला ना तो फिर मेरी कंपनी का कुछ फायदा नहीं है, तो वो क्लाइंट को अच्छा सोल्यूशन नहीं देगा। और वो उसका दिमाग चलने के लिए मुझे उसको रिटेन करना है, उसका दिमाग चलने के लिए मुझे उसको खुश रखना है, उसका दिमाग चलने के लिए मुझे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना है कि जहाँ पे वो फली फूली। राइट। सो आपका जो रिटेंशन, एम्प्लॉय रिटेंशन का भी फिलॉसफी है, सो दिस इज वर्किंग आउट फॉर यू। तो आपको क्या लगता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट दैट आपका जो माइंडसेट है एज अ फाउंडर, एज अ टीम बिल्डर, वो पास ऑन होते रहे, और आपने ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं फॉर इट टू कंटिन्यूसली पास ऑन कि वो पूरा जो कोर वैल्यू है आपकी कंपनी का वो इंटैक्ट रहे? नहीं, इतनी बड़ी कंपनी नहीं है मेरी, या इतने सालों से भी नहीं है कि वो पास ऑन करने के बारे में ज्यादा सोचूं। हाँ, बट कैसे होता है ना, योर एक्शन स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स, वो वाला लॉजिक है। अगर मैं मेरे बंदों के साथ उस तरीके से बर्ताव कर रहा हूँ, या फिर मेरे टीममेट के साथ मैं उतना पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा टीम लीड है ना, वो भी वही चीज इम्प्लीमेंट करता है। सो मराठी में एक कहावत है
यथा राजा तथा प्रजा, मतलब ये संस्कृत में भी है। तो जैसा राजा है ना वैसी प्रजा है, ये बेसिक लॉजिक है। अगर मैं क्लाइंट को गालियां दे रहा हूं तो मेरी टीम क्लाइंट को गालियां देगी। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या यार तुम काम ही नहीं करते, तो वो भी आगे बोलने वाले हैं तुम यार तुम काम ही नहीं करते। वो वाला बेसिक लॉजिक है। अगर मैं लेट आ रहा हूँ ऑफिस को तो वो भी ऑफिस को लेट आएंगे। अगर मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं हफ्ते भर ऑफिस को शो अप नहीं कर रहा हूँ, वो भी नहीं आएंगे। सो यही लॉजिक से कंपनी चलती है। सो मेरी टीम लीड भी उसी तरीके से काम कर रहा है। जो भी बंदा कंपनी में है जिसके अंडर कोई दूसरा उसको टीममेट दिया है, जिसको वो सिखा रहा है या फिर जिसका वो रिपोर्टिंग ले रहा है, उसको सिंपल एक ही बात मैं बताता हूँ कि भाई यथा राजा तथा प्रजा। सो जो मेरा टीममेट है जो या टीम लीडर है, जो टाइम पे आ रहा है उसके लोग टाइम पे काम कर रहे हैं। जो क्रिएटिवली इनपुट दे रहा है उसकी टीम ज्यादा क्रिएटिव बनती जा रही है। या फिर जो अकाउंटेबल ज्यादा है उसकी टीम भी उतनी अकाउंटेबल होती जाती है। तो दिस इज द ओनली मंत्र आई फॉलो। सो आपको क्या लगता है कौन से लोग, व्हाट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज कैन थ्राइव इन द एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री? बड़बोले लोग। बट दो चीज है, आई ऑलवेज फाइंड आउट इट वेरी वेल कि कुछ लोगों को ना ऐसा होता है मैं बहुत लोगों से बात कर पाता हूँ तो मैं मार्केटिंग में चल जाऊंगा। टेक्निकली दैट इज हाफ करेक्ट। इफ यू कैनॉट लिसन टू समवन एल्स, अगर तुम उसका बात नहीं सुन पा रहे हो ना तो भाई तुम मार्केटिंग में आओ भी मत। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लिसनिंग समवन, कि उसको समझो, उसका प्रॉब्लम समझो, उस पर सोल्यूशन तुम्हें आना चाहिए और फिर तुम बात कर पाओ। फिर तुम इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ कि वो कन्विंस हो जाए। तो बड़बोला उस फॉर्मेट में चाहिए वो बंदा कि वो इस टाइप से बोल रहा है कि वो सामने वाला पूरी बात समझ रहा है, पर उसके पहले उसको सामने वाले की बात सुन के लेनी पड़ेगी, समझ के लेनी पड़ेगी। वन थिंग। सेकेंड थिंग, पीपल हु डोंट लाइक टू नो अबाउट मेनी थिंग्स। मैं मतलब मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूं। सुबह मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसकी कोई क्लोथिंग ब्रांड रहता है। दोपहर में जो क्लाइंट आ रहा है उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहता है। 4 बजे वाले मीटिंग में मैं किसी बिल्डर से मिल रहा होता और उनको बता रहा होता कि आपके फ्लैट्स आप कैसे बेचो। 6-7 बजे वाली मीटिंग को मैं शायद से किसी बार या रेस्टोरेंट वाले क्लाइंट को मिल रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि आपका क्लाइंट कैसा और उसको आप कैसे मिलो। सो ये जो कॉन्स्टेंट चेंजेस इन योर एटीट्यूड है, बिकॉज हर किसी के साथ आपको अलग अलग बात करनी है। हर किसी का सब्जेक्ट अलग है, उसका रिसर्च अलग है और उसे आप बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। तो आप ये फील्ड में हो। मैं सिर्फ मार्केटिंग में अच्छा हूं पर मैंने आज तक सेट प्रोडक्ट बेचे हैं या फिर सेट प्रोडक्ट वाले कंपनीज में मैंने काम किया। आप प्लीज मार्केटिंग में मत आओ, मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में मत आओ, बिकॉज आपको ना 2 रुपए वाला चीज 3 रुपए में बेचने की आदत है। यहां पे प्रोडक्ट ही अलग होता है, हर प्रोडक्ट अलग, हर सर्विस अलग, हर क्लाइंट का सोल्यूशन अलग। तो ये एक इसे क्या बोलते हैं, ही कैन अडॉप्ट वेरी इजीली टू द सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड एज वेल। सो व्हेन यू स्टार्टेड पसाई इन्वेंटो, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं एज फाउंडर्स एज वेल। सो ऐसा कौन सा एक ऑब्स्टिकल था इन द इनिशियल डेज व्हेन यू स्टार्टेड द होल बिजनेस कि you had that self doubt, but also you had very correctly said, it was very insightful आपके conversation में, जब हमारा पहले conversation हुआ था, कि you have to keep going, no matter what, you have to keep going. So ऐसा कौन सा एक obstacle था in the initial days जहाँ पे आपने उसको tackle कर लिया but it was a great learning, और ऐसे कौन से real time strategies और plans थे जो आपने use किए to tackle that? Yeah, so टू बी वेरी फ्रैंक, बिजनेस ना बहुत लोगों का ऐसा है जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है। बट इट इज एज सिंपल एज दैट कि जैसे हमको बचपन में बोलता है ना कि यार तुम 10वीं कर लो उसके बाद बहुत अच्छा है, तुम 12वीं कर लो उसके बाद बहुत अच्छा है, ये फर्स्ट ईयर जाने दे उसके बाद लाइफ सेट है, ये पहला जॉब लगने दे उसके बाद होने वाला है। कभी नहीं होता। यही बिजनेस का बेसिक रूल है। सैलरीड पर्सन एवरी 30 डेज के बाद उसको पता है कि उसकी सैलरी आने वाली है। बिजनेस करने वाले को एक भी दिन नहीं पता उसका क्या होने वाला है कल, उसको नहीं फिक्स।
कि मेरा कल धंधा होने वाला है, नहीं होने वाला, मेरे को परसों रेंट देना है, मेरे पास 20,000 कम है या 50,000 कम है, कहाँ से आने वाले उसको नहीं पता। सो उसके लिए रोज के प्रॉब्लम्स है। आज भी मैं बोलूं तो जब चालू किया था वो टाइम वाले प्रॉब्लम्स और आज के प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, बट प्रॉब्लम्स रोज है। एंड वही मजा है बिजनेस का, दैट यू कैन स्टार्ट, मतलब पहले मैं इतने से डरता था, अब मैं इसने से भी नहीं डरता वाला लॉजिक है कि आप सेट हो जाते हो जिंदगी में, हाँ भाई अब होने दे, कितना होना है, तो वो है। बट इनिशियली स्टेजेस हमारा ऐसा था कि हमें डिजाइनर्स अच्छे लगने वाले, डिजाइनर्स रुक नहीं रहे थे कंपनी में, नॉट बिकॉज चल नहीं रहा था उनका कुछ, बट एक होता है ना कि मुझे कुछ अलग करना है करियर में, या फिर मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ वाले लॉजिक से लोग जा रहे थे। तो इनिशियल डेज वेर सो मच ऐसे थे कि अच्छे डिजाइनर प्लीज आ जाए, अच्छे डिजाइनर आ जाए, फिर अच्छे डिजाइनर आ गए, फिर ऐसा हो गया कि अच्छे और ये डिजिटल वाले आ जाए, अच्छे वेबसाइट वाले आ जाए। ये सब चलता रहता था कि अच्छे लोग आने चाहिए हमारी कंपनी में। सेकेंड थिंग चलती थी, अच्छे क्लाइंट मिलने चाहिए। फिर बाय डिफॉल्ट होता है कि एक मोमेंट के बाद आपको लगता है कि इतना नहीं, इतना टर्नओवर होना चाहिए, ये नहीं, ये वाला क्लाइंट आना चाहिए। ये कांस्टेंट असल है, और ये कुछ भी करो ये नहीं होने वाला। दिस इज सिंपल थिंग। मैंने रिसेंटली ना 2-3 साल पहले एक गाड़ी ली। इट वाज समथिंग माय ड्रीम कार वाला लॉजिक था ना, कि आपको सिर्फ वही कार दिखती है चलाते वक्त, तो 8-10 महीने मुझे वही कार दिख रही थी। एंड आई वाज लाइक, बहुत बढ़िया कार यार, मेरे को लाइफ में एक बार लेना है। इवेंचुअली मैनिफेस्टेशन वर्क, और अचानक से मैंने वो खरीद ली। जिस दिन मैं वो खरीदी और वो लेके मैं ऑफिस आ रहा था, उस दिन मुझे दूसरी गाड़ी दिखनी चालू हो गई थी। तो वो लॉजिक है विद द प्रॉब्लम्स, वो है, वो होने वाले, तो ठीक है। जिसके साथ है उसके साथ आप खुश रहो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ओनली। ओके, सो इवेंचुअली देयर वाज अ वन टाइम कि जब मुझे लगा था कि मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। नोटबंदी जो हुई, नोटबंदी के बाद इवेंचुअली मार्केट में मेरे पास जो भी काम था वो बहुत जोरों से कम होता चालू हो गया। कि आई थिंक सो नवंबर में वो हुई थी, दिसंबर तक मेरे साथ जिस क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो हर कोई ओके था। जनवरी के पहले 15 दिनों में ऑलमोस्ट एवरी क्लाइंट सेड कि आगे हम नहीं कर सकते, हमें रुकना पड़ेगा। एंड फिर मुझे प्रॉब्लम आ गया कि मैं फरवरी तो निकाल लूंगा, मार्च के बाद मेरे को देने के लिए 1 रुपया नहीं है। मुझे नहीं पता मैं रेंट कैसे दूंगा, मुझे नहीं पता मैं सैलरीज कैसे दूंगा, कुछ नहीं पता। और तब तक मेरे सिस्टम में ये नहीं बैठा था कि इतने काम ऑलरेडी मेरे हाथ में आ चुके थे पहले 4-5 महीनों में, तो मैंने पहले क्या उसके आगे 5-6 महीने काम ढूंढना चालू नहीं किया था। मैं बस जो काम मैंने लिए थे वो खत्म कर रहा था। एंड इवेंचुअली ऐसा हुआ कि अब कैसे करें, कहाँ से पैसा लाए, और बीइंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मुझे ही पता नहीं था मुझे मार्केट क्या करना है। तो वो टाइम में हमने वेबसाइट डेवलपमेंट वाला एक प्रोडक्ट निकाला, दैट वी विल गिव यू वेबसाइट विद इन 1 डे, 24 आवर्स में आपको हम वेबसाइट दे देंगे। एंड इट वाज वेरी चीप, 2,000-5,000 वाला प्रोडक्ट निकाला था कि आप बस बता दो, डोमेन बता दो आपका क्या है, 24 घंटे के अंदर हम आपको वेबसाइट दे देंगे। एंड आई थिंक सो वो साल था जो साल में हमने कुछ तकरीबन 350-450 के अराउंड वेबसाइट विद इन अ ईयर निकाले। एंड दैट वाज समथिंग कि जब पता चला कि अच्छा कुछ भी तो बेच सकते तो है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। सो स्पीकिंग ऑफ नोटबंदी, आप 2015 से यू आर इन द मार्केट, सो आपने कोविड भी देखा है? या तो व्हाट वर योर स्ट्रेटजीज व्हाइल यू वर फेसिंग कोविड? कोविड का इंटरेस्टिंग सिनारियो है। कोविड के बाद मतलब मैं BNI मेंबर हूँ, सो उस टाइम पे क्या हुआ, 1-1.5 हफ्ते भर पहले BNI की मीटिंग्स ऑनलाइन होना चालू हुई। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि दुनिया में कभी भी उनका जो 8 बजे जो मीटिंग चालू होता है, कोई भी देश में जाओ, किसी भी दिन जाओ, मतलब वो फेस्टिवल है आपका, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कुछ नहीं, उनका मीटिंग उस दिन होना है तो होना है, उस टाइम पे वो लोग आने तो आने, इतना डिसिप्लिन्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन है। तब ऐसी बात हुई कि यार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर उनकी मीटिंग कैंसिल करके ऑनलाइन कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो इशू है। एंड लकीली टीम साइज उस टाइम पे छोटा था, 15-20 लोगों की टीम थी। हमने सबको घर जाने के लिए बोला, इंटरनेट वगैरह लगाने के लिए बोला। लॉकडाउन हो गया। डे 1 से ये सोचा था कि कंपनी नहीं बंद करेंगे, कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं देंगे लॉकडाउन की, देख लेंगे कुछ करना है। यू वोंट बिलीव,
3 से 4 महीने तक हम हमारे बंदों को जो काम दे रहे थे, दैट वाज अ फेक डमी वर्क, कि ऐसा ऐसा क्लाइंट आया है, उसको ऐसा ऐसा लोगो बनवाना है, ऐसा ऐसा क्लाइंट है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना है, ऐसा ऐसा क्लाइंट है, उसके लिए वेबसाइट बनानी है. इट वाज ऑल डमी वर्क. या फिर लोगों को पूछ पूछ के कि सर आपसे क्या चल रहा है, सर बना लेते हैं ना वेबसाइट, अरे फ्री में ले लो सर, मगर मत देना पैसे सर, कुछ भी कर लो. बट वो एक माहौल कंपनी में होना चाहिए कि कंपनी में काम है एक. तो वो बंदा डे वन से ऐसे ये रहा कि 9:30 बजे की मीटिंग में वो ऑनलाइन ज्वाइन हो रहा है, काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, काम हो रहा है. एंड साइमल्टेनियसली आई वाज वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 5 टू लेट नाइट 11. मैं सिर्फ जूम कॉल पे पड़ा हुआ रहता था लोगों के साथ. कुछ ट्रेनिंग्स लिए, कुछ ये किया, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया. इवेंचुअली ये हुआ कि कोविड खत्म होते वक्त हम इतने ज्यादा एक्सपांड कर गए वो 1-1.5 साल में. वी गॉट ट्रिपल्ड इन रेवेन्यू, इन टीम साइज, इन एवरीथिंग. So, like many businesses chase big clients, right? But we had a very interesting conversation about that as well. कि you should have a balance of everything. Yeah. You shouldn't be chasing big clients. तो आपका इस पे क्या टेक है? या सो एक मान्यता है मार्केट में, जैसे नीश वाली मान्यता है ना कि आप नीश करो, इट्स गुड थिंग. वैसी एक मान्यता है कि आप बड़े क्लाइंट करो, बड़ा रिटेनर, या फिर यू नो आई डू ओनली दिस मच क्लाइंट हु विल पे मी दिस, फिर मेरा सेट है. ये वाला लॉजिक है ना, वो मुझे कभी समझा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक. क्यों मैं बोल रहा हूँ? दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग विच आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड. मैंने अगर 50 क्लाइंट किए ना, तो 50 क्लाइंट में से 30 क्लाइंट तो मुझे रेफरल देंगे अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ. सो इवेंचुअली डाउन द लाइन मुझे अच्छे क्लाइंट्स की कमी नहीं रहेगी. मुझे हमेशा अच्छे इंक्वायरीज या अच्छे कनेक्ट्स मिलते रहेंगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर एक दूसरा मान्यता रहती है कि इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स, मैं थोड़े लोकल क्लाइंट कम करता हूँ, मैं इंटरनेशनल क्लाइंट करूंगा. 100% वो यहाँ पे तुम्हें अगर किसी चीज के 40 या 50 हजार मिल रहा है ना, वहां पे तुम्हें 1.5-2 लाख मिलते हैं, और वही काम करने के, रादर स्ट्रक्चर्ड काम करने के. बट मैंने बहुत सी कंपनीज के साथ ये होते हुए देखा है कि दे आर वेरी गुड विद फाइनेंशियल्स, उनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर उनको इंडिया में कोई नहीं पहचानता. या फिर उनके वहां के जो क्लाइंट है ना, वो बहुत टेक्निकली बेसिक है. मतलब वहां का कोई जनरल स्टोर वाला तुमको 2 लाख रुपए देगा महीने का, या फिर कोई छोटा कंपनी वहां पे 2 लाख रुपए देगा महीने का, बट वहां का छोटा कंपनी है भाई. तो ऐसा क्या बड़ा कर रहा है? तो यहाँ के मतलब यहाँ जो तेरे सामने बड़ा क्लाइंट है, बड़ा उसका कारोबार है, उसके लिए छोटा भी काम कर चलेगा, या फिर उसका काम कर, उसमें थोड़ा कम पैसा मिल रहा है चलेगा, बट तू बता पाएगा कि यार दिस इज द वर्क आई डिड. सो दिस इज वन फिलोसॉफी. फेडेक्स के जो फाउंडर है उनका मैंने फेडेक्स का जिन्होंने लोगो बनाया, उन डिजाइनर का मैंने एक बार एक इंटरव्यू पढ़ा था. उन्होंने लिखा था कि फेडेक्स इज वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट रिवॉर्डेड लोगो. दुनिया की हर एक कंट्री में इस लोगो को अवार्ड मिला है, इसके ब्रांडिंग को. तो उनका एक इंटरव्यू था कि मैंने जिंदगी में क्या कमाया. सो मैं कभी भी मेरे पोते के साथ मैं जब गाड़ी से जाता हूँ, तो व्हेन आई गो आउट, ही सेड कि व्हेन आई गो आउट एंड व्हेन, सो व्हाट ही सेड इज व्हेन आई गो आउट विद माय ग्रैंडसन एंड ही सीज अ ट्रक ऑफ अ फेडेक्स, या फिर किसी हेलीकॉप्टर पे वो फेडेक्स देखता है, किसी बिल्डिंग पे वो फेडेक्स देखता है, तो वो मुझे बोलता है कि दादाजी देखो आपका कंपनी है. तो ये जो लॉजिक है ना, अगर मैं इंडिया में बैठ के इंडियन ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, तो मैं बता पाऊंगा कि ये जेप्टो है ना, ये हमारा क्लाइंट है. Correct. ये हल्दीराम है ना, ये मेरा क्लाइंट है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, आई कैन इजीली से येवले मेरा क्लाइंट है. आई कैन इजीली से कि क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज मेरा क्लाइंट है. सो आप अगर कहीं पे भी जाओगे, सिद्धिविनायक जाओगे, या पुणे में आप दगड़ूशेठ जाओ, किसी मॉल में जाओ, या महाकाल जाओ, तो वहां पे ना क्रिस्टल करके कंपनी है. मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनके इस पे देखना, तो क्रिस्टल करके एक लोगो आता है, के करके. सो दैट वो कंपनी इज माय क्लाइंट. तो जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यार इनके साथ में जुड़ा हूँ. जब भी मैं येवले का टी स्टॉल देखता हूँ तो मुझे पता है इनके साथ में जुड़ा हूँ. तो इवेंचुअली इस टाइप के जो काम है,
जो हमें पता है मेरे आजू बाजू में एक कंपनीज है और इनके बड़े होने में मेरा भी कुछ या मेरे कंपनी का कुछ एक योगदान है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है. एंड दिस इज सेम थिंग मेरे टीममेट्स को भी लगता है कि व्हेन दे गो आउट विद देयर फैमिलीज एंड व्हेन दे से कि दिस रेस्टोरेंट ये हमने बनाया, तो वो जो लिटअप है ना उनके चेहरे पे, उनके फैमिलीज के चेहरे पे, और वो बताने का एक गर्व जो महसूस होता है, वो बहुत अच्छी चीज है. सो 2 थिंग्स, बहुत बड़े क्लाइंट के पीछे भी भागने में मजा नहीं है, वो बहुत छोटा काम आपको देगा. सेकंड, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल करने में भी मजा नहीं. दिस इज माई टेक, आई एम नॉट सेइंग दिस इज पत्थर पर की लकीर, बट दिस इज माई टेक पर्सनली. Right. That's amazing. It's a really different approach to seeing how things are. You are into the franchise planning model, right? तो आपको कैसे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग, ये एक बिजनेस है जहाँ पे मुझे एंटर करना चाहिए? एक मार्केट गैप था या वही यू वर ओपन टू इनबाउंड क्वेरीज आपके क्लाइंट्स वगैरह? सो it wasn't like that. It was very structured decision which we took in 2020. So before that, I was doing few work for my clients कि जिनके लिए हम इस तरीके से आउटलेट डिजाइन करते थे या फिर ब्रांड बनाते वक्त इस तरीके से करते थे कि इसकी फ्रेंचाइजी हो. बट वो सिर्फ ना ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग तक का काम था. In 2020, we collaborated with 2 companies. One is a big legal company, a legal firm, and another one is one of the biggest management company. हम 3 कंपनी ने मिलके एक ब्रांड बनाया जो स्पेसिफिकली फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में केटर करता है. और ये मार्केट गैप था. जो भी ब्रांड आप देखोगे मार्केट में, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स है जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल्स, जिनके आउटलेट्स, जिनका लीगल एग्रीमेंट्स या फिर जिनके सर्विसेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है. फ्रेंचाइजी देने वाले को नहीं पता कि उसको क्या क्या चीजें देनी है. फ्रेंचाइजी लेने वाले को नहीं पता कि उसको क्या क्या करना है. और इसमें एक क्योस क्रिएट होता है, एक स्ट्रक्चर नहीं बैठता. दैट्स द ओनली रीजन आप मैकडोनल्ड बड़ा होता देखोगे, डोमिनोज बड़ा होता देखोगे, पिज्जा हट बड़ा होता देखोगे, बट आप एक इंडियन लोकल ब्रांड को बड़ा होता नहीं देखोगे. उसके बारे में आप हमेशा सुनोगे कि हाँ आउटलेट चालू किए थे, बंद कर दिए. राइट. तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी मार्केट में है टुवर्ड्स फ्रेंचाइजी. तो हम ऑलरेडी इसमें काम कर रहे थे, बट 3 कंपनियां अलग अलग काम कर रही थी. सो वी टीम्ड अप एंड वी स्टार्टेड गिविंग दैट सॉल्यूशन. आई एम वेरी मच हैप्पी टू से कि हम आज तक 100 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स जिनके हम फ्रेंचाइजी कर चुके हैं. वी हेल्प देम टू गेट स्ट्रक्चर्ड, वी हेल्प देम टू जनरेट लीड्स, वी हेल्प देम टू सेल दोज आउटलेट्स. उनके लिए एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, उनके लिए बाकी फिर आगे जो उनको सपोर्ट लगता है वो हम करते हैं. दैट इज समथिंग जो एक नीश, अलग सा नीश हमारा जनरेट हुआ है. बट अगेन वी आर जनरलिस्ट कंपनी, वी आर नॉट नीश, बट हाँ वो स्पेशलिटी है हमारा 100%. That's great. Because even I do not know a lot about this franchise business. So how does this whole consulting work? Like are the people who are giving a franchisee only they take consultation, या जिनको अपना खुद का मतलब लेना है किसी ब्रांड से फ्रेंचाइजी, उनकी तरफ से भी कंसल्टिंग वर्क? नहीं, मेजरली करंटली व्हाट वी आर वर्किंग विद इज जिनको करना है उनके ब्रांड का फ्रेंचाइजी, उनके लिए ज्यादा हम काम कर रहे हैं. जिनको लेना है उनके लिए हम नहीं कर पाते. हाँ, हम उनको बता पाएंगे. इफ दे केम टू अस वी कैन टेल देम कि आप अगर ये चीजें कंप्लायंसेस या फिर इस टाइप से स्ट्रक्चरिंग हुआ है, अगर सामने वाले को पता है कि 2 साल में आपने फ्रेंचाइजी ओपन किया तो 2 साल में आपका क्या फाइनेंशियल्स रहेगा, इतना अगर सामने वाला आपको गारंटी दे रहा है ना, तब उसका फ्रेंचाइजी लो. इस टाइप के कुछ चीजें हम बता सकते हैं. बट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू स्ट्रक्चराइज दोज ब्रांड्स कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से फ्रेंचाइजी कर पाए. एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू से कि हमारे बहुत से आउटलेट्स, हमारे बहुत से ब्रांड्स के आउटलेट इंडिया में बहुत सी जगह पे है. rather than that there are few brands जो इंटरनेशनली भी जा चुके हैं. दुबई में आउटलेट्स ओपन है, यूएस यूके में आउटलेट्स ओपन है, ऑस्ट्रेलिया में आउटलेट्स कुछ लोगों के ओपन है. एंड वी आर वेरी मच ग्लैड कि हम उसके कुछ अंश तक कारण है. Amazing. I mean, this market is very limited in India, and I'm seeing that you guys are already a good player in it. So. 100%. There's one another thing which we are doing in that.
there are few companies who are working in this sector. There are only few 5 or 6 companies who are working prominently in this sector. But what they do is they take up a commission after you sell your franchisee. Right. So आपने अगर franchisee develop किया है and मैंने आपको मदद की franchisee बनाने में, अब जो भी आप franchisee बेचोगे या फिर franchisee फील होगे, उसमें से मैं मेरा कट लेता हूँ. इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपनीज काम करेंगे. वी आर दी ओनली कंपनी इन इंडिया जो बोलती है कि आप कितने भी आउटलेट दो, हमें ₹1 देने की जरूरत नहीं. Okay. We will still help you. We will take up a service charge. This is a differentiator between them and us, and that's the only reason brands are trusting us more. This is also elevating how Indians are doing business, basically. Yeah. It's amazing. So let's speak about AI, So what's your take on AI in marketing and advertisement? How is your team using it? What is your personal take on it? And also, do you feel that humanized content can become a market gap in the near future when AI is going to, do a lot of the things? Yeah. मुझे ना एक मीम आ रहा है कि एक ग्राफिक डिजाइनर है और वो बोल रहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी बढ़ाई क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरा घर का कचरा साफ कर पाए, मेरे कपड़े धो पाए या फिर मेरे बर्तन मांज पाए, ना कि वो लिखे, ग्राफिक्स करे और ये करे. और वो जब ऐसे करे तो मैं कुछ क्रिएटिव कर पाऊँ. आज वो सब क्रिएटिव काम कर रहे हैं और मैं घर पे बैठ के यही काम कर रहा हूँ. इट इज सिमिलर. मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हो या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो, एनी क्रिएटिव फील्ड, सबसे पहले उनको एआई ने हिट किया. सबसे पहले तो क्रिएटिव राइटर्स जो है वो ChatGPT की वजह से बहुत प्रेशर में आ गए. बट उसको देखने का नजरिया हम बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, GoDaddy जो है, GoDaddy ने वेबसाइट लॉन्च करना 2017 में चालू किया. हाउ मेनी पीपल आर लॉन्चिंग देयर वेबसाइट वाया GoDaddy? क्या वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाली कंपनीज बंद हो गई उसके बाद? या फिर कैनवा 2020 से तो मार्केट में है, तो क्या सब ग्राफिक डिजाइनर मर गए उसके बाद? ऐसा तो नहीं हुआ ना. नहीं. तो जो लेमैन वर्क था ना, जिसमें अकल नहीं लगती थी, जिसमें क्रिएटिविटी नहीं थी, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम था, वो डे बाय डे खत्म होते जाएगा. खत्म क्या नहीं होगा? खत्म सोच नहीं खत्म होगी, आपकी क्रिएटिविटी नहीं खत्म होगी. इफ यू कैन थिंक, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट, तो आप एआई हो या एआई ना हो, आप चलोगे. आपको एआई को टूल की तरह यूज करना आना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट परसाई. हम एआई को टूल की तरह यूज कर रहे हैं. सो आजकल क्लाइंट भी बहुत ज्यादा टेक सेवी हो रहे हैं. डायरेक्टली एआई से निकाला हुआ कंटेंट अगर क्लाइंट को भेजा तो क्लाइंट बोलते हैं कि भाई ये देख, मेरा भी रिप्लाई यही आ रहा है ऐसे. तो तुम्हें यूज करना आना चाहिए कि आप एआई कैसे यूज करोगे. आप सिंपल डाल दोगे कि दिस इज माय क्लाइंट, इनका 30 डेज का कैलेंडर मुझे दे दो, मर जाओगे वो टाइम क्लिक करो. तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज माय क्लाइंट, ये नीश में है, मेरे दिमाग में इनके हिसाब से ऐसा ऐसा कंटेंट होना चाहिए क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस ऐसा ऐसा सोच रहा है, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना है. नाउ सजेस्ट मी समथिंग. पहले उसको दो ना कुछ अच्छे से. तो ये इस टाइप के ट्रेनिंग हमने बहुत किए 1-1.5 साल में लास्ट. एंड उसका फायदा हुआ. हमारी टीम राइट नाउ आई विल से पुणे में आई डोंट थिंक सो इतने अच्छे लेवल पे काम करने वाली दूसरी किसी की टीम एआई में है. बहुत ही सटीकते से हम एआई के साथ काम कर रहे हैं. एआई में सिर्फ ग्राफिक्स बनाना, एआई में सिर्फ वीडियोस बनाना, ये सिर्फ चीजें हम नहीं कर रहे. Apart from this, we are using calling agents, we are using chatbot agents, different type of AI agent का जो format है वो हम use कर रहे हैं. तो वो उस चीज की वजह से our retention ratio got up कि हमारे clients को हम कुछ नया दे पा रहे हैं. उनको भी अच्छा लग रहा है कि अरे this is अच्छा, ये भी होता है क्या? तो वो एक बहुत अच्छी चीज है. मार्केटिंग में बहुत सी चीजें अभी नए तरीके से आ रही है. सो पहले कैसे था कि मैंने एड दिखा दी, बाद में ऐसा होना मैंने लीड ला दी. अब ऐसा सिनेरियो है कि मैंने एड भी दिखा भी दी, लीड ला भी दी, मैं ही कॉल करूंगा, मैं ही अपॉइंटमेंट बुक करूंगा, आपके हाथ में अपॉइंटमेंट दे दूंगा, मालिक प्लीज आप हमसे काम करवाओ. ये वाला लॉजिक अभी रह गया. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट.
एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जिसके वजह से ना वॉल्यूम बढ़ रहा है. टू बी वेरी फ्रैंक, जो बंदा पहले दिन के 5 या 10 वीडियोस निकाल पा रहा था, वो 20-25 वीडियोस निकाल पा रहा है. जो ग्राफिक डिजाइनर पहले एक काम करने के लिए 4 दिन ले रहा था, आज वो एक दिन में वो काम करके दे रहा है. तो वॉल्यूम बढ़ेगा काम का. ऐसा नहीं होगा कि काम कम होगा. राइट. सो इवेंचुअली इट्स सेफ टू से कि इंडस्ट्री में हमेशा ह्यूमनाइज्ड कंटेंट या ह्यूमनाइज्ड sensibilities is going to way higher. हाँ, 100%. एंड आई वोंट से ह्यूमनाइज कंटेंट, ह्यूमनाइज सेंसिटिविटी बहुत ये ना, ये जेनरिक वर्ड है. जिसको सोचने, जो कुछ अलग से सोच सकता है ना, समझ सकता है और सोच सकता है, वो आदमी हमेशा जीता रहेगा. उसको ना वो मरण नहीं है उसको कुछ. ये उसके काम को कोई मौत नहीं है. वो हमेशा काम करता रहेगा. तुमको पता होना चाहिए मुझे क्या बनाना है. वो बनेगा कैसे भी ना. फॉर एग्जाम्पल, पहले थिएटर हुआ करता था, बाद में सिनेमा आया, पर क्या आर्ट मर गई? आर्ट तो वही है. सिनेमा भी अभी नहीं चल रहा, अभी रील चल रहे, क्या आर्ट मर गई? आर्ट तो वही है. तो जिसको वो समझा कि यार लोगों को मैं क्या दिखाऊं, क्या पसंद आएगा, कैसे मुझे चीजों को दिखाना है, बाय डिफॉल्ट वो बंदा चलने वाला है. बाकी फिर वो जो है वो है. राइट. सो जैसे मैंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि विद टाइम एक ऐसा टाइम आए जहां पे एवरीवन इज यूजिंग एआई, बट वहां पे ही सबसे बड़ा मार्केट गैप हो गया है ऑफ ह्यूमनाइज्ड थिंग्स. 100%. इवेंचुअली पीपल विल गो इनटू गिग इकोनॉमी. सो मेरे हिसाब से फ्रीलांसिंग और ये सब चीजें ज्यादा बढ़ेंगी. पीपल विल स्टार्ट डूइंग गिग इकोनॉमी. प्रोजेक्ट वाइज काम करना चालू हो जाएगा. लोग कितने भी एआई को यूज कर ले, मैं सच बोल रहा हूँ. कैसे होता था ना, एआई की वजह से मेरे पास जो कभी कभी रिजिग्नेशन लेटर आते ना, वो भी बहुत अभी बड़े बड़े आते थे. पहले बहुत छोटे आते थे कि सर आई थिंक सो वी आर डूइंग दिस, तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को जॉब लग गया टाइप में. अभी ऐसे बड़े आते हैं कि आई अप्रिशिएट कि मैंने क्या सीखा है यहाँ से, ऐसा पूरा निबंध लिख के देते हैं. तो ये सब चीजें मतलब ये सब चीजें चलती है कि जिसको ना 2-3 सेंटेंस जो लिख पा रहा था अच्छे से ढंग से, वो अभी निबंध लिख पा रहा है. बट हमें पता चल रहा है ना कि ये एआई से लिखा गया है. Correct. तो वही लॉजिक है. कल जाके ये एआई से बनी हुई चीजें कितने दिन तक सामने वाले को पसंद आएगी, ये लॉजिक है. एआई से तुम क्या बना रहे हो उस पे सब कुछ खेल है. तो वही बंदा टिकेगा जिसको पता है वो क्या बना रहा है. So Rohan, tell me, like you all have done it all, right? From audio visual to digital marketing, you all have also done a little bit of development. Yeah. What do you plan to do next? So initially यही थॉट था कि कंपनी बनाते, लोग पहचाने, इतनी बड़ी कंपनी हो कि लोग नाम ले, हाँ वी नो दैट गाय और वी नो दैट कंपनी. नाउ वी आर थिंकिंग कि अब नेशनली या इंटरनेशनली अच्छे से डेवलप होना है. दिस वाज अ थॉट व्हिच केम इनटू माय माइंड 3 to 4 years बिफोर इन अ पैंडेमिक एरा कि नहीं, वी नीड टू एस्टैब्लिश मिनिमम 5 to 6 offices across globe in next couple of years. Why I'm saying this? Because again वहाँ पे भी वही रोल होगा. जैसे यहाँ पे हम लोकल क्लाइंट ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे भी हम वहां के लोकल क्लाइंट ज्यादा करेंगे. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज डिजाइनिंग इन इंडिया और क्रिएटिव सॉल्यूशंस इन इंडिया. ये नेक्स्ट चीज है. जैसे 2000 का बूम आया कि यहाँ पे आईटी क्राउड था एंड आईटी सॉफ्टवेयर का बूमिंग आया था. नाउ क्रिएटिविटी का बूम आएगा कि क्रिएटिव पीपल यहाँ के होंगे, डिजिटल मार्केटर्स यहाँ के होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स यहाँ के होंगे और क्लाइंट ग्लोबल होगा. तो वी आर प्लानिंग टू डू दैट. करंटली वी आर एट 70-80 people in a company. Eventually we'll grow to, I'm thinking eventually we'll grow to 1,000+ people within few years. So considering that is the complete plan कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में आए,
ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स हम कैटर कर पाए, और 5 या 6 अलग अलग लोकेशंस पे ग्लोबली रहे, 5 या 6 अलग अलग लोकेशंस पे इंडिया लेवल पे रहे. Right. Great. All the best for that. And I think, like Pasai Invento came this far, it is inevitable that it is going to reach there one day. So, अभी ये सब तो we have a different role to play when it comes all together. एक founder होना, एक business को handle करना, एक team को handle करना, एक बहुत अलग रोल होता है हमारी लाइफ में. बट एक रोल होता है जो हम खुद के लिए जीते हैं, राइट? तो ऐसे आपका कोई लिस्ट है जहाँ पे आपने आपके लाइफ लेसन्स लिख के रखे हो ऑन दिस होल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी? तो ऐसे कुछ है आपके जो आपने सीखा है ऑन दिस होल जर्नी ऑफ योर्स फ्रॉम 2015 टिल डेट, और यू वुड लाइक टू शेयर? टेक्निकली दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं कि तूने किया क्या. मैं ही लोगों को पूछता था कि आपने क्या किया, वो सीखा. सो बट वन थिंग आई लर्नड इन दिस एंटायर टाइम कि मैंने लोगों को बहुत पूछा है कि आपने क्या किया. तो आप अगर सामने वाले को पूछोगे कि भाई आपने क्या ऐसा अलग किया, आप क्या करते हो, आप किस टाइप के हो, ये बिजनेस आपने कैसे बढ़ाया, ये चीज आपने कैसे अचीव किया. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फाउंडर्स और एन एंटरप्रेन्योर्स, आई एम जस्ट सेइंग आप हर किसी से पूछो तो उसने जिंदगी में किया क्या है, उससे 2 चीजें सीखने को मिलेगी. वो वाला लॉजिक है. सेकेंड थिंग इज कुछ भी हो जाए, बिकॉज देयर आर टाइम कि जब पैसे नहीं है देने के लिए, क्लाइंट से आ नहीं रहे, आप सैलरी नहीं निकाल पा रहे हो, आप रेंट नहीं दे पा रहे हो, एंड ये कांस्टेंट चलता रहा है. एंड कंसिडरिंग डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द फील्ड जहां पे आप एडवांस देके काम करते हो, या एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द फील्ड जहां पे 50-60% एडवांस मिलके आप काम करते हो. वहां पे अगर आपको फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं तो वो टाइम पे बहुत लोग एक तो डाउन साइजिंग करते हैं, एक तो फिर मार्केट पूरा ही चेंज कर दूंगा, प्रोडक्ट ही बदल दूंगा, या फिर जाने दो मैं कुछ अलग ही ट्राई करता हूँ. ये मैंने बहुत देखा था, एंड दिस वाज वन थिंग आई थॉट कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है. आई वोंट से कि आप बिजनेसेस अलग अलग मत करो, बट जब तक ये बिजनेस आपका स्ट्रांग नहीं हो रहा ना, आप प्लीज 4 और बिजनेस मत करो. आप किसी कंपनी में काम करो, किसी कंपनी को हेड करो, या खुद की कंपनी बनाओ. एनी केस, तुम्हें अगर पता है कि तुम्हारे ये लिमिटेशंस है और ये तुम्हारे स्ट्रांग पॉइंट है, जितने जल्दी पता चले तुम उतना जल्दी आगे बढ़ पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे, और जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर पाओगे. बिकॉज सी, कॉलेज खत्म होते होते मैंने कंपनी चालू की, नाउ 10 साल हो चुके हैं. अब जब मैं ये 10 सालों को देखता हूं तो ये भी चीजें दिखती है मुझे कि अच्छा, ये चीजें मैंने अच्छी की कई लोगों से. ये भी दिखता है कि बहुत से लोगों ने मेरे से भी बहुत अच्छी कुछ चीजें की है. सो सेटिस्फैक्शन अनसेटिस्फैक्शन के दरिया में हम कॉन्स्टेंटली घूमते तो रहने वाले. बट एक है कि 10 साल जो भी मैंने किया, मुझे ये पसंद था इसलिए मैंने ये किया. वो वाला लॉजिक है. इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आपको वो पसंद है तो फिर आप थकते नहीं, आप बोर नहीं होते, आपको छुट्टी नहीं लेनी है, फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा मुझे. राइट. आप ये भी नहीं सोचते कि यार पैसा नहीं मिल रहा मुझे इस चीज का ज्यादा. तो जो चीज आपको ये सब सोचने में मदद कर रही है ना, या फिर जो चीज करते वक्त आपको ये सब चीजें ध्यान में आ रही कि यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, यार मेरे को अपना टाइम नहीं मिल रहा, यार मेरे को, तो वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है. तुम चेंज करो, ये तुम्हारा कॉल नहीं है. तो I would really like to understand lastly कि what does Pasai mean? Okay. So Pasai Invento, this is the name. पसाई दान करके मराठी में एक सेंट हो गए संत, जिन्हें बोलते हैं संत ज्ञानेश्वर. सो ही वाज अ गाय जिन्होंने ज्ञानेश्वरी करके ग्रंथ लिखा है. इट इज अ वेरी मच फेमस, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, जो महाभारत का सार, जो गीता है, भगवत गीता, उसका सार मराठी में उन्होंने ये किया था ज्ञानेश्वरी में. ही वॉज 16 साल की उम्र में, 14 से 16 साल की उम्र में वो थे जब उन्होंने ये लिखा, एंड देन उन्होंने समाधि ले ली. तो ये बात है कुछ 700-800 साल पुरानी. संत साहित्य, मराठी संत साहित्य वहां से चालू हुआ. ही वॉज अ पायोनियर इन दैट.
तो उस ज्ञानेश्वरी के एंड में उन्होंने एक पसायदान करके एक पोयम या फिर प्रार्थना ऐसा कुछ लिखा. बट वी कैन कॉल इट एज अ पोयम, यू कैन कॉल इट एज अ प्रार्थना. बट उस पसायदान में ना ही वॉज आस्किंग फॉर अ प्लीज, मतलब ये है कि तिमिरांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व सधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाभो जाणियाचे. सो जिसके पास जो भी बुरा है वो निकल जाने दो, जो भी अच्छा है वो आने दो. जो जे वांछिल तो ते लाभो, मतलब जिसको जो चाहिए उसको वो मिले. विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, पूरी दुनिया ऐसा हो कि वो उगता हुआ अच्छा सा सूरज. सो ये पूरा एक वो ना वो मांग है उनकी. सो व्हाट पसा इज दिस. ओके. दिस इज मराठी में इसको उंजळ बोलते हैं. Okay. तो इसमें दे दो मुझे, वो दान दे दो तुम भगवान. और वो मांग रहे भगवान से कि ऐसी जगह दो मुझे जहां पे राग, लोभ, मत्सर, मोह, माया ये छोड़ के एक जगह हो. वो रूमी का है ना कि सच और झूठ के परे एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुम्हें. दिस इज द सेम आइडिया कि जहां पे राग, लोभ, मोह, माया सब छोड़ के एक जगह हो जहां पे मैं जो वो दुनिया मांग रहे. As an artist, because this company was initiated with a people for an artistic mind, तो वो था कि एक जगह हमें ऐसी चाहिए जहां पे वो आर्टिस्ट को राग, लोभ, मोह, माया सब छोड़ के वो सिर्फ उसके काम पे, उसके आर्ट पे फोकस कर पाए, उसको जो करना है वो कर पाए. तो वो एक मांग थी फर्स्ट थिंग. तो पसाय वहां से आया. एंड द पीपल हु लाइक टू क्रिएट समथिंग, कमिंग टुगेदर एंड इन्वेंटिंग अ प्लेस, so that was a पसाय इन्वेंटर. Even if you look at our logo, वो एक डॉट है. So initially we were into branding और ये सब चीजें, अभी भी ब्रांडिंग में ही है. बट जब भी कोई कंपनी चालू होती है, कुछ काम चालू होता है या कुछ हमें करना है, so we put down a pen और a paper और a pencil और a brush और एक डॉट बनता है. So if you look at our logo, वो भी वही है कि वो एक डॉट है और जहां से सब कुछ चालू होता है, जहां पे जब कुछ खत्म होता है, वो वाले सिचुएशन पे हम. So creative name, creative logo, everything creative. Office is so creative. I think we have checked all the boxes when it comes to creativity. So thank you so much, Rohan. It was great to be in this conversation with you. And I think I have learned a lot, and I think people who would be watching this podcast will also have a lot to take away. So thank you so much for this conversation once again. Thank you so much for inviting me and having this much lovely conversation with me. And pleasure is all mine. Thank you so much.